नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको आपके Realme 4NT के लिए 15 टिप्स और ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। और चलिए अब शुरू करते हैं एक हाई परफॉर्मेंस मोड के साथ, जो आपको निश्चित रूप से बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन पाने में बहुत मदद करता है। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो, तो आप इसे आसानी से सेटिंग्स में जाकर इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, फिर बैटरी पे क्लिक करें, फिर GT मोड ढूंढें। इसे ऑन करने के बाद ये ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रदर्शन को बढ़ा देगा। नमस्ते। तो जब इसकी आवश्यकता ना हो तो इसे तुरंत बंद करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी बैटरी बेवजह और अनावश्यक रूप से खत्म ना हो और उसकी कार्यक्षमता बनी रहे। और अब चलते हैं अगली चीज़ पर, जो है ऐप क्लोनर। अगर आप चाहें तो आप अपनी ऐप्स को क्लोन कर सकते हैं, जिससे एक ही ऐप की दो अलग अलग इंस्टेंस चल सकती हैं। उदाहरण के लिए आप फेसबुक को दो अलग अलग अकाउंट्स के साथ लॉग इन कर सकते हैं, जिससे आपको हर बार लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों को एक ही ऐप के दो अलग अलग आइकन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए ऐप्स और सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप क्लोनर पर जाएं। अब मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और उन ऐप्स को चुनूंगा जिन्हें आप क्लोन करना चाहते हैं। अनुशंसित ऐप्स को क्लोन किया जा सकता है, लेकिन आपके पास मौजूद बाकी सभी ऐप्स को भी क्लोन किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ ट्रबल शूटिंग है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि फेसबुक को क्लोन करना एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी विकल्प होगा। मैं ऐप क्लोन बना सकता हूँ और अब मेरे पास दो ऐप्स होंगे। आप क्लोन का नाम आसानी से बदल सकते हैं, तो चलिए इसे FB2 कहते हैं। और अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मेरे पास फेसबुक के दो अलग अलग इंस्टेंस सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो मैं अपने व्यक्तिगत अकाउंट को पहले इंस्टेंस में आसानी से लॉगिन कर सकता हूं, और दूसरे इंस्टेंस में मैं अपना दूसरा अकाउंट, जैसे कि मेरा वर्क अकाउंट या किसी विशेष संगठन का अकाउंट, जो भी मेरे पास उपलब्ध है, उसमें सुरक्षित रूप से लॉग इन कर सकता हूं। और जो भी ऐप मैं भविष्य में खोलूंगा, उसका एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र इंस्टेंस होगा। तो अब चलिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे चलते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन रखना काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि अगर आप कोई नोटिफिकेशन हटा देते हैं और बाद में उसे फिर से देखना चाहते हैं, तो आप इसे सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में आपको बस नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स ढूंढनी है। फिर मोड सेटिंग्स, नोटिफिकेशन हिस्ट्री ढूंढें, और डिफ़ॉल्ट रूप से ये बंद रहती है। एक बार जब आप इसे ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद से ये हिस्ट्री रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो अभी मेरी नोटिफिकेशन हिस्ट्री पूरी तरह से खाली है, लेकिन अगर मैं कोई भी नोटिफिकेशन हटा देता हूं, तो वे सभी हिस्ट्री में तुरंत दिखने लगेंगे और मैं उन पर आसानी से क्लिक करके उस ऐप में सीधे जा सकता हूं जिसमें वह नोटिफिकेशन वास्तव में आया था। तो यह मूल रूप से वह है जो आप अपनी नोटिफिकेशन हिस्ट्री के साथ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं, जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मुझे लगता है कि यह भी काफ़ी उपयोगी और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मुझे ये फीचर बहुत पसंद है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू रहे, ताकि अगर मेरी स्क्रीन बंद भी हो तब भी घड़ी और शायद कुछ नोटिफिकेशन दिखते रहें। यह थोड़ी बैटरी ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। निश्चित रूप से जितना सोचा था उससे कम। तो मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। आप सेटिंग्स में वॉलपेपर और स्टाइल पर जाएं, फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चुनें। फिर आप इसे चालू कर सकते हैं और इसे सीमनलेस या क्लासिक में से किसी एक पर सेट कर सकते हैं। सीमनलेस वाला मुझे लगता है मेरी लॉक स्क्रीन पे जो है उसे कॉपी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी लॉक स्क्रीन पर यह घड़ी का स्टाइल है। अगर मैं स्क्रीन को बंद भी कर दूं, तो भी ये उसी सीमलेस व्यू में ही दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही। मैं इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकता हूं, लेकिन आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और डिस्प्ले सेटिंग्स बदल सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में आप ये बदल सकते हैं कि कौन सी जानकारी दिखाई जाएगी, और साथ ही नई नोटिफिकेशन भी आप उन्हें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर दिखा सकते हैं। दुर्भाग्यवश इसमें यह विकल्प उपलब्ध नहीं है कि यह हमेशा ही दिखेगा, या सिर्फ दिन के समय में, या फिर सिर्फ स्क्रीन बंद करने के 15 सेकंड बाद तक ही दिखेगा। फिर जब आप उस पर टैप करेंगे तो यह अपने आप ही चालू हो जाएगा। दुर्भाग्यवश इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है, तो मेरा मानना है कि यह कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाता है।
फिर अगर आप स्क्रीन पर टैप करते हैं तो ये फिर से दिखना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शायद अगर आप फ़ोन को उठाएं तो यह हर फ़ोन में अलग अलग होता है, तो मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे फिर से घड़ी दिखती है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए अगली फीचर पर आते हैं। वैसे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। अब चलिए सिक्योरिटी फीचर की बात करते हैं, जो है थेफ्ट प्रोटेक्शन। ये पता लगाता है कि अगर उदाहरण के लिए आपका फ़ोन आपके हाथ में अनलॉक है और कोई आपके पास आता है, आपका फ़ोन छीनता है और उसे लेकर भाग जाता है। अगर थेफ्ट प्रोटेक्शन सक्षम है तो यह बस फ़ोन को लॉक कर देगा, तो अगर फ़ोन अनलॉक था और कोई उसे लेकर भाग जाता है तो वह लॉक हो जाएगा, जिससे वे आपकी निजी जानकारी तक पहुंच नहीं पाएंगे। और इसे इस्तेमाल करने के लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाए, फिर डिवाइस एंड लॉक और फिर थेफ्ट प्रोटेक्शन चुनें। इसे सक्षम करने के लिए आपको अपने गूगल खाते में लॉग इन होना ज़रूरी है और फिर यह है थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। आप ऑफलाइन डिवाइस लॉक भी सक्षम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा परिदृश्य नहीं सूझता जहां यह थेफ्ट डिटेक्शन से बेहतर हो। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दोनों को एक साथ सक्षम रखना भी बहुत अच्छा और अत्यंत उपयोगी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह विकल्प बंद ही रहे। फिर आप रिमोट लॉक को भी देख सकते हैं एक बार जब यह सक्षम हो जाए। इसके लिए आपके फ़ोन में सिम कार्ड या ई-साइम होना ज़रूरी है, और एक बार ये हो जाने के बाद जब भी आप android.com लॉक वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर सकेंगे और यह आपके फ़ोन को लॉक कर देगा, बस स्क्रीन को लॉक कर देगा। तो अगर वह अनलॉक था तो ये उसे लॉक कर देगा, लेकिन इसके लिए आपके डिवाइस का इंटरनेट से जुड़ा होना ज़रूरी है। और फिर फाइंड एंड इरेज माई डिवाइस भी है। तो अगर आपने फाइंड माई डिवाइस सक्षम किया है तो आप किसी अन्य डिवाइस पर फाइंड माई डिवाइस ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप अपने डिवाइस की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर वह खो गया या चोरी हो गया है तो उसे इरेज कर सकते हैं, या अगर वह आपके आसपास कहीं खो गया है और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसमें साउंड प्ले कर सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने अगले महत्वपूर्ण ट्रिक पर चलते हैं, जो है आपके हार्ट रेट को मापना। आपका स्मार्टफोन आपकी हार्ट रेट को आसानी से माप सकता है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए एक विशेष लाइट सेंसर मौजूद होता है, और ये इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर आप सेटिंग्स में जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करके रियलमी लैब में जाएं और हार्ट रेट मापने के विकल्प पर जाएं। इसके लिए आपका फ़ोन किसी समतल सतह पर रखना चाहिए और आपको अपनी पूरी उंगली, शायद अंगूठा, लेकिन मुझे लगता है आप कोई भी उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे सतह पर पूरी तरह रखें, हल्के से टैप ना करें, बस ऐसे ही सपाट रखें। तो मैं इसे सक्षम करने जा रहा हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी उंगली ऐसे रखी है और मुझे स्थिर रहना है, तो मैं एक पल के लिए चुप रहूँगा। और यह लगभग बिल्कुल सही है, क्योंकि आमतौर पर मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट यही होता है, तो मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। अब चलिए एक और बहुत ही उपयोगी फीचर पर चलते हैं, जो सेटिंग्स में रियलमी लैब में भी उपलब्ध है, और वह है स्पीकर से पानी निकालना। तो अगर आपका फ़ोन कभी गीला हो जाता है तो शायद ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट है। लेकिन अगर पानी स्पीकर में चला जाता है तो आवाज़ में विकृति आ जाएगी, और अगर स्पीकर में पानी जाने की वजह से आवाज़ ख़राब हो रही है तो आप स्पीकर से पानी निकालें, विकल्प चुन सकते हैं, फिर वॉल्यूम को पूरी तरह बढ़ा दें। मैं वास्तव में इसे कम करने जा रहा हूँ ताकि आवाज़ इतनी तेज़ ना हो, लेकिन अगर आप सबसे अच्छे परिणाम चाहते हैं तो फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा दें, फिर पानी निकालें पर क्लिक करें, और यह एक ऐसी ध्वनि बजाएगा जिससे स्पीकर वाइब्रेट करेगा और पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। अब चलिए एक और फीचर की बात करते हैं, जो है AI स्मार्ट लूप, जिसमें मुझे वास्तव में AI जैसा कुछ नज़र नहीं आता। ये कहता है कि ये एक AI है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ स्मार्ट लूप कहा जाना चाहिए, हालांकि ये फिर भी काफ़ी सुविधाजनक है। तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस में जाएं, फिर AI स्मार्ट लूप को सक्षम करें, तो आप इसे किसी भी इमेज, टेक्स्ट, वीडियो या फाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप बस प्रेस और होल्ड करके स्मार्ट लूप पर या स्क्रीनशॉट पर ड्रैग कर सकते हैं।
तो अब मैं एक स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ एंड जैसे ही आप इसे ड्रैग करना शुरू करते हैं, ठीक है, ये मुझे हमेशा ये जेस्चर दिखाता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसे ड्रैग करना शुरू करता हूँ तो मुझे दोनों तरफ हाइलाइट्स दिखेंगी, और अगर मैं इसे किसी एक तरफ ले जाता हूँ तो ये आपको स्मार्ट लूप दिखाएगा। और यहाँ कुछ ऐप्स हैं जिनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, जैसे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए भेज सकते हैं, गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं, या गूगल लेंस में इसे सर्च कर सकते हैं। गूगल ऐप के साथ आप इस मेन्यू में ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और बस जो भी आपको पसंद हो उसे चुन सकते हैं। चलो शायद एक नोट बनाते हैं। और कुछ ऐप्स के लिए अगर आप उन पर थोड़ी देर होवर करते हैं तो ये आपको संभावित क्रियाएं दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग ऐप्स में नोट्स के लिए अलग अलग क्रियाएं उपलब्ध हो सकती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ केवल एक ही क्रिया है, तो ये नोट्स में सेव हो गया है, मैं इसे देख सकता हूँ, और ये यहाँ सेव हो गया है तो मैं वह नोट बना सकता हूँ। लेकिन आप इसे सेव कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, या इसके साथ जो भी चाहें कर सकते हैं। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जिसके लिए हमें इस बार को निश्चित रूप से सक्षम करना होगा, या अगर आप इसे सक्षम नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक अलग तरीका दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह तरीका वास्तव में ज़्यादा सुविधाजनक है। तो सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस में जाएं, स्मार्ट साइड बार खोजें, फिर उसे सक्षम करें, और अब आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं ताकि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें रहें। और जब आप कुछ भी चुनते हैं खोलने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं अपने जीमेल एप्लीकेशन को खोलना चाहता हूं, तो यह एक फ्लोटिंग व्यू में खुलेगा जो स्क्रीन पर एक अलग विंडो के रूप में दिखाई देगा। तो मैं अब भी अपने फ़ोन पर बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और साथ ही साथ फोरग्राउंड में जो है उसे भी एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ टिकटॉक चला सकता हूं और अपने दोस्तों के साथ टाइपिंग जारी रख सकता हूं। और आप इसे रीसाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल, आप इसे मूव भी कर सकते हैं। आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं, फिर मिनिमाइज कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये साइड बार नहीं है लेकिन आप ये फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस मोड में खोलने के लिए कोई भी ऐप चुनें, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करें, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरह से फंक्शनल है। तो चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय अब सफलतापूर्वक सुलझ गया है, चलिए अब हम AI पिक्चर एडिटिंग के एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी तस्वीरों से अवांछित ऑब्जेक्ट्स को हटाने की बात करते हैं, विशेष रूप से अत्याधुनिक AI तकनीक का इस्तेमाल करके। तो अगर आप अपने डिवाइस पर फोटोज़ ऐप में जाएं और फिर सावधानीपूर्वक वह विशिष्ट फ़ोटो चुनें जिससे आप किसी भी अनावश्यक आइटम या वस्तु को हटाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई ऐसी चीज़ तस्वीर में आ गई है जो उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कुछ अनावश्यक आइटम्स या कुछ ऐसे लोग, और आप आसानी से एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप AI इरेजर पे क्लिक करें, शायद AI इरेजर ही किसी चीज़ को हटाने के लिए, और आप स्मार्ट लैसो या पेंट ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, या लोगों को हटाना। ये तस्वीर में लोगों को डिटेक्ट कर लेगा और आप चुन सकते हैं कि किन्हें हटाना है। मैं इस छोटे से पत्ते को हटाने के लिए स्मार्ट लैसो का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और इसमें थोड़ा समय लगता है और वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार जब ये डिटेक्ट कर लेता है तो ये उसे तस्वीर से मिटाना शुरू कर देगा। मुझे लगता है कि इसने इसे सही ढंग से नहीं पहचाना, क्योंकि यहाँ एक स्पष्ट आर्टिफैक्ट है जो वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसने काफ़ी अच्छा और सराहनीय काम किया है, और मैं बड़ा आइटम भी हटा सकता हूँ, वह बड़ा पत्ता जो यहाँ दिख रहा है। देखते हैं कि क्या ये इसके साथ काम करता है। और हाँ, ये करता है और इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा, फिर आप ये भी कर सकते हैं। मैं बदलावों को डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको उन्हें सेव करने के लिए डन पर क्लिक करना चाहिए। आप AI क्लियर फेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फ़ोटो में चेहरा धुंधला है तो यह उसे साफ कर देगा और और शार्प बना देगा। लेकिन मेरे पास इस फ़ोन में कोई भी फ़ोटो नहीं है जिसमें चेहरा हो, तो मैं वह दिखा नहीं सकता। तो चलिए एक और फीचर पे चलते हैं जो कि क्रोम ब्राउज़र में उपलब्ध होगा। तो मैं बस हाउ टू सेट इन्फो वेबसाइट पर निश्चित रूप से अभी जा रहा हूँ।
और अब मैं ऊपर दाईं ओर मौजूद 3 डॉट्स पर आसानी से क्लिक कर सकता हूं और फिर ऐड टू होम स्क्रीन पर क्लिक कर सकता हूं। तो अगर यह कोई ऐसी महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसे आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे अपनी होम स्क्रीन पर बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं और तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। मैं नाम बदलना चाहता था लेकिन असल में मैं ऐसा करने में असफल रहा और मैं उसे मेम होम स्क्रीन पर जोड़ने में भी असफल रहा। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं। होम स्क्रीन पर जोड़ें। ठीक है, मैं बस नाम के आगे जो लिखा है उसे सावधानीपूर्वक हटा दूंगा और इसे ठीक से जोड़ दूंगा। फिर मैं इसे एक बार फिर से दोबारा जोड़ने जा रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही और सटीक रूप से व्यवस्थित है। और अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ है। तो अगर आप किसी चीज़ का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं। अब एक और AI फीचर फिर से वह गूगल लेंस या सर्कल टू सर्च होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको गूगल लेंस दिखाऊंगा जिसे आप या तो अपनी गैलरी से कोई तस्वीर चुनने के लिए या इसी पल कोई तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इंटरनेट पर इस तस्वीर के विजुअल मैच खोज सकें और कभी-कभी कुछ व्याख्याएं या जो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। तो गूगल लेंस इस कैमरा आइकन से खुलता है जो गूगल सर्च विजेट पर मौजूद है और आप किसी भी चीज़ की एक तस्वीर ले सकते हैं और यह उसे इंटरनेट पर ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। नो, जैसा कि हम देख सकते हैं इसने वह चैनल ढूंढ लिया है। अब अगर मैं इसके बजाय इस खूबसूरत पौधे की एक तस्वीर लेता हूं तो यह उसे भी आसानी से ढूंढ लेगा और कुछ विशेष चीज़ों के लिए ये मुझे तस्वीर में क्या है इसका भी विस्तृत विवरण दिखा सकता है, सिर्फ विजुअल मैच ही नहीं। और आप उस विशिष्ट चीज़ को ऑनलाइन खरीदने के लिए संबंधित प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है जो मेरे पास यहाँ है और हाँ, इसमें ये काफ़ी अच्छा है। फिर सर्कल टू सर्च तभी काम करेगा जब या तो आपके पास नीचे 3 बटन हों या अगर आपके पास मेरी तरह जेस्चर हैं तो आपको ये बार ऑन रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार को कैसे ऑन करें। आपको बस सेटिंग्स में जाकर सिस्टम नेविगेशन सर्च करना है, फिर यह सुनिश्चित करें कि हाइड जेस्चर गाइड बार डिसेबल हो। और अब जब आप जेस्चर गाइड बार या होम बटन को प्रेस और होल्ड करेंगे तो सर्कल टू सर्च चालू हो जाएगा और यह गूगल लेंस की तरह ही काम करता है, लेकिन यह आपको स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को घेरने की सुविधा देता है। तो अगर मैं उदाहरण के लिए प्ले स्टोर को घेरता हूं तो ये मुझे उसकी तस्वीरें दिखाएगा और बस यही है। या अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं और यहाँ मैं नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता था, मैं SCR सर्कल टू सर्च खोलना चाहता था। तो अगर मैं इसे चुनता हूं तो ये शायद इसका कोई स्पष्टीकरण ढूंढ ले। पहले ये निश्चित रूप से करता था लेकिन अब इसने मुझे केवल विजुअल मैच ही दिखाए हैं। हालांकि पहले जब मैंने इसे आजमाया था तो इसने समझाया था कि ये आपके Realme फ़ोन की सेटिंग्स हैं। और अब चलिए अगली चीज़ पर आते हैं जो है फ़ोन मैनेजर, जो आपके डिवाइस के प्रदर्शन को प्रबंधित करने में मदद करता है। ये एक बहुत अच्छा टिप है जिससे आपका फ़ोन स्मूथली चलेगा। सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइज़ पर जाना चाहिए, उस पर क्लिक करें और तब तक इंतज़ार करें जब तक यह आपके फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर देता। फिर अपनी स्टोरेज को क्लीन करें ताकि आपका फ़ोन और स्मूथ चले। असल में मेरे पास कोई जंक फाइल्स नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आपके पास क्लीन अप पर क्लिक करने का विकल्प होगा। और फिर सिस्टम बूस्ट भी है जो आपको कुछ रैम स्टोरेज खाली करने की सुविधा देता है। तो चलिए बूस्ट नाउ पर क्लिक करते हैं और ये भी मेरे डिवाइस को और स्मूथ चलने में मदद करेगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। अब आखिरी 2 चीज़ें, इनमें से एक है थीम्स। आप अपने फ़ोन पे अलग अलग थीम्स लगा सकते हैं ताकि यह पर्सनलाइज्ड लगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप होम और थीम्स फ़ॉन्ट्स में जाए तो आप फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं, मैं पूरे सिस्टम में, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पसंद नहीं है। फिर वॉलपेपर, मैं वास्तव में एक फ़ॉन्ट चुनने जा रहा हूँ। बस जो भी आपको पसंद हो उसे चुन लें। आप यहाँ इस OMG सेक्शन में भी कुछ ढूंढ सकते हैं, चाहे इसका मतलब जो भी हो।
चलिए शायद हम वर्ल्ड ट्रिप सीरीज़ देखें। मुझे लगता है कि शायद यहाँ कुछ बहुत ही अच्छे और दिलचस्प वीडियो हों जो हमें देखने चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे इंडिया देखना पसंद है, तो चलिए। ओह नहीं, मेरा मतलब इसे फॉलो करना नहीं था। मेरा मतलब था कि इस पर क्लिक करूं और इसे लागू करूं। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसे लागू करते हैं तो ये आपके वॉलपेपर के साथ साथ आइकन्स और बाकी चीज़ें भी बदल सकता है, और ये आपके फ़ोन को निश्चित रूप से पर्सनलाइज कर देगा। लेकिन ये भी हमारे चैनल के एक और वीडियो में कवर किया गया है जो कि आपके Realme 14T को कस्टमाइज़ करने के बारे में है। तो अगर आप थीम स्टोर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसे वहाँ पा सकते हैं। लेकिन और अब जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वह मुख्य रूप से तब बहुत उपयोगी होगा अगर आप भविष्य में अपना फ़ोन किसी बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति को उपहार में देने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आपकी दृष्टि या सुनने की क्षमता थोड़ी कम है। अगर आपकी दृष्टि या सुनने की क्षमता कम है तो आपको वास्तव में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाएं फिर एक्सेसिबिलिटी में जाएं तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर कोई बड़ा व्यक्ति इस फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहता है तो सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाकर सिंपल मोड ढूंढना बहुत अच्छा रहेगा। यह बड़े टेक्स्ट, बड़े आइकन और तेज़ वॉल्यूम कर देगा। तो अगर मैं सिंपल मोड में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है और यह एक बेहतर अनुभव प्रदान करता है। तो इसे नेविगेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही होम स्क्रीन पर आपको वास्तव में ऐप ड्रॉअर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो ये उतना कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अब सब कुछ अदर ऐप्स में ही स्टोर हो गया है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि बाईं ओर कोई गूगल विजिट नहीं है। सब कुछ और भी अधिक सरल है और आइकन ऑफ टेक्स्ट काफ़ी बड़े और स्पष्ट हैं। लेकिन अब मैं इसे डिसेबल करने जा रहा हूँ, और ये सभी फीचर्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।